एनपीटी देशों के लिए परमाणु हथियारों के प्रसार को रोकने और परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देने का एक तरीका है। संयुक्त राष्ट्र की परमाणु निगरानी एजेंसी के प्रमुख रविवार को ईरानी परमाणु स्थलों पर अमेरिका के हमलों के बाद एक आपात बैठक की अगुवाई कर रहे हैं। अब ईरानी सरकार का कहना है कि वह परमाणु हथियारों के प्रसार संधि से देश को बाहर निकालने के लिए कानून का मसौदा तैयार कर रही है, क्योंकि बढ़ता हुआ संघर्ष जारी है। ईरान क्या करेगा? क्या वे वही रास्ता अपनाएंगे जो उत्तर कोरिया ने अपनाया था और अपने दुश्मनों पर हमला करने के लिए परमाणु हथियारों का इस्तेमाल शुरू कर देंगे? ये तो सिर्फ ईरान ही जान सकता है। ईरान परमाणु हथियारों के अप्रसार संधि यानी एनपीटी से बाहर निकलने पर विचार कर रहा है। अब तक ऐसा करने वाला एकमात्र अन्य देश उत्तर कोरिया है। साल 2003 में उत्तर कोरिया ने एनपीटी छोड़ दिया था और सिर्फ 3 साल बाद 2006 में उस देश ने अपना पहला परमाणु हथियार परीक्षण किया। ईरान वही चाहता है जो उत्तर कोरिया के पास पहले से है। किम जोंग उन अपने हथियारों का इस्तेमाल पूरे पूर्वी एशिया और व्यापक दुनिया में डर फैलाने के लिए कर रहे हैं। यह उनके अधिनायकवादी शासन पर हमला होने से रोकता है और यह किम का चीट कोड है ताकत और दबदबा हासिल करने के लिए। ईरान एक बहिष्कृत राज्य है, ठीक वैसे ही जैसे उत्तर कोरिया, और इसके भी ताकत और शासन की सुरक्षा जैसे समान लक्ष्य हैं। और हाल के वर्षों में वे उत्तर कोरिया की रणनीति की नकल करने की कोशिश कर रहे हैं। असल में हालिया रिपोर्टों में इशारा किया गया है कि किम जोंग उन अब ईरान की मदद कर सकते हैं, खासकर अमेरिकी हमलों के बाद जो ईरानी परमाणु ठिकानों पर हुए हैं। लेकिन बहुत सारे दूसरे देश इसे स्वीकार नहीं कर रहे हैं। वे परमाणु प्रसार को रोकना चाहते हैं, खासकर ईरान के मामले में। इस सबको समझने के लिए चलिए पहले परमाणु इतिहास पर एक नजर डालते हैं। अमेरिका जाहिर तौर पर पहला देश था जिसने परमाणु बम बनाए। यह अब तक एकमात्र देश भी रहा है जिसने इनका इस्तेमाल किया है, यानी हिरोशिमा और नागासाकी में 1945 में। 4 साल बाद 1949 में सोवियत संघ ने अपना पहला परमाणु परीक्षण किया, जिससे दुनिया हैरान रह गई और शीत युद्ध की शुरुआत हो गई। यूके और फ्रांस ने क्रमशः 1952 और 1960 में अपने अपने परमाणु परीक्षण किए। 1964 में चीन ने अपना पहला परमाणु परीक्षण किया और सोवियत संघ और पश्चिम के अलावा तीसरी शक्ति बन गया। उन दिनों बड़े देश शक्ति प्रदर्शन और रोकथाम के लिए परमाणु हथियार रखना चाहते थे। लेकिन जैसे जैसे परमाणु तकनीक फैलती है, इसके इस्तेमाल की संभावना भी बढ़ जाती है, जिससे विनाशकारी परिणाम हो सकते हैं। इसीलिए 1970 में परमाणु अप्रसार संधि या एनपीटी बनाई गई थी। संयुक्त राष्ट्र समर्थित इस समझौते का उद्देश्य परमाणु हथियारों के प्रसार को रोकना और अंततः दुनिया भर में पूर्ण परमाणु निरस्त्रीकरण हासिल करना था। यह मानवता की अब तक की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक होती, लेकिन इसमें कुछ समस्याएं थीं। भारत, इजराइल, पाकिस्तान और दक्षिण अफ्रीका ने इस संधि में शामिल नहीं हुए। भारत और पाकिस्तान एक दूसरे पर बहुत ज्यादा शक करते थे, और क्योंकि वे किसी अन्य परमाणु शक्ति द्वारा वास्तव में सुरक्षित नहीं हैं, इसलिए वे अपने खुद के परमाणु हथियार चाहते थे ताकि दूसरों को डराया जा सके। दक्षिण अफ्रीका उस समय रंगभेद के कारण भारी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों के तहत था और एक अलग थलग देश होने के नाते वह भी परमाणु हथियार चाहता था। इजराइल का उस समय पूरे मध्य पूर्व में लगभग सभी के साथ संघर्ष चल रहा था, इसलिए परमाणु हथियार उनके लिए अपने देश को नष्ट होने से बचाने के लिए बहुत उपयोगी थे। तो एनपीटी लागू होने के बावजूद इन 4 देशों ने अपने खुद के परमाणु हथियार विकसित कर लिए। दक्षिण अफ्रीका ने बाद में अपने परमाणु हथियार 1990 के दशक में छोड़ दिए, जब रंगभेद समाप्त हो रहा था, और उसने एनपीटी में शामिल हो गया। लेकिन अलग थलग पड़े देशों की समस्या खत्म नहीं हुई थी। इराक में सद्दाम हुसैन भी यूरेनियम संवर्धन कर रहे थे और हथियार डिजाइन कर रहे थे। लीबिया में मुअम्मर गद्दाफी भी वही कर रहे थे और उन्हें पाकिस्तानी वैज्ञानिक AQ खान से काफी मदद मिल रही थी। जैसा कि हम आगे कवर करेंगे, वह उत्तर कोरियाई और ईरानी परमाणु कार्यक्रमों में भी शामिल थे। अब 2003 में अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज W. बुश ने झूठा दावा किया कि इराक के पास वास्तव में सामूहिक विनाश के हथियार हैं। उन्होंने इसे आक्रमण करने के बहाने के रूप में इस्तेमाल किया। यह आज भी अमेरिका को परेशान करता है, क्योंकि या तो यह एक बहुत बड़ी खुफिया विफलता थी या एक बड़ा झूठ, और दोनों ही अच्छे नहीं दिखते। इस युद्ध ने सैकड़ों हजारों लोगों की जान ले ली और दुनिया भर के लोग इराक पर आक्रमण को आक्रामकता का युद्ध और अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन मानते हैं। अब आगे बढ़ने से पहले हमें आप लोगों की मदद चाहिए। हाल ही में हमारे वीडियो एल्गोरिदम में सेंसर किए जा रहे हैं, तो अगर आप कृपया लाइक और सब्सक्राइब बटन दबा दें तो यह वाकई में हमारे वीडियो को YouTube पर मदद करता है। लेकिन
2006 में एक और बहिष्कृत देश ने सच में परमाणु हथियार विकसित कर लिए थे और उस मामले में अमेरिका हस्तक्षेप करने में असफल रहा, जिससे आगे चलकर गंभीर समस्याएं पैदा हुईं। बेशक हम उत्तर कोरिया की बात कर रहे हैं। अब उत्तर कोरिया ने परमाणु बम कैसे हासिल किया, इसकी कहानी वाकई काफी दिलचस्प है। उत्तर कोरिया एक ऐसा देश है जो दक्षिण कोरिया और उसके सहयोगी अमेरिका के साथ युद्ध की स्थिति में है। भले ही 1953 की युद्ध विराम संधि के बाद यह युद्ध जमी हुई स्थिति में है। संभावित तनाव बढ़ने की तैयारी में उत्तर कोरिया ने 1962 में एक सर्वत्र किलेबंदी अभियान शुरू किया। उन्होंने अपने देश को एक अति सैन्यकृत समाज में बदल दिया और परमाणु हथियार वह अंतिम और सबसे शक्तिशाली कदम थे जो वे उठा सकते थे। अब उत्तर कोरिया के सहयोगी सोवियत संघ और चीन उस समय तक पहले ही परमाणु हथियार बना चुके थे, इसलिए शासन ने उनसे मदद के लिए विनम्रता से अनुरोध किया, लेकिन दोनों ने मना कर दिया। यहां तक कि सोवियत और चीनी कम्युनिस्ट पार्टी भी उस देश पर भरोसा नहीं करते थे और वे नहीं चाहते थे कि उनके पड़ोस में कोई लापरवाह परमाणु सशस्त्र देश हो जो कभी भी उनके खिलाफ हो जाए या क्षेत्रीय युद्ध का कारण बने। इसके अलावा उन्हें डर था कि उत्तर कोरिया इस तकनीक को दूसरों को बेच देगा, जिससे पूरी दुनिया में बिना रोक टोक परमाणु प्रसार हो जाएगा। लेकिन सोवियत संघ पूरी तरह से उत्तर कोरिया को पीछे छोड़ना नहीं चाहता था, इसलिए उन्होंने नागरिक परमाणु तकनीक में मदद की। सोवियत संघ ने उत्तर कोरिया के पहले परमाणु वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र के निर्माण में मदद की, जिसमें उसका पहला अनुसंधान रिएक्टर भी शामिल था। उन्होंने उत्तर कोरियाई वैज्ञानिकों को सोवियत संघ में अध्ययन और प्रशिक्षण लेने की भी अनुमति दी। उत्तर कोरिया ने एक दूसरा अनुसंधान रिएक्टर, एक यूरेनियम अयस्क प्रसंस्करण संयंत्र और एक ईंधन रॉड निर्माण संयंत्र के साथ अपनी परमाणु क्षमताएं लगातार बढ़ानी शुरू कर दी। बाद में 1980 के दशक में उन्होंने परमाणु गैस ग्रेफाइट रिएक्टर बनाना शुरू किया, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को इससे समस्या थी क्योंकि इसका इस्तेमाल हथियार ग्रेड प्लूटोनियम बनाने के लिए किया जा सकता था। सोवियत संघ भी असहज होने लगा था। उन्होंने उत्तर कोरिया पर दबाव डाला कि वह परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर करे, जो उसने अभी तक नहीं किया था। तो उत्तर कोरिया ने 1985 में एनपीटी पर हस्ताक्षर कर दिए। देश को एनपीटी में शामिल होने के 18 महीनों के भीतर अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी या आईएईए के साथ सेफगार्ड्स एग्रीमेंट पर भी हस्ताक्षर करने थे। इस संगठन को निरीक्षकों को भेजना था ताकि यह जांचा जा सके कि उत्तर कोरिया परमाणु हथियार बना रहा है या नहीं। लेकिन उत्तर कोरिया ने वर्षों तक आईएईए समझौते पर हस्ताक्षर करने में देरी की। इसी बीच वे पाकिस्तान में क्यू खान के ब्लैक मार्केट नेटवर्क के संपर्क में आ गए। उन्होंने उत्तर कोरिया को यूरेनियम संवर्धन के लिए आवश्यक सेंट्रीफ्यूज घटक और डिजाइन प्राप्त करने में मदद की और बदले में उत्तर कोरिया ने पाकिस्तान को रॉकेट इंजन तकनीक उपलब्ध कराई। लेकिन अंततः उत्तर कोरिया को 1992 में अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी समझौते पर हस्ताक्षर करने पड़े। सोवियत संघ के पतन के बाद उत्तर कोरिया कमजोर स्थिति में आ गया और निरीक्षकों को असली हालात समझने में ज्यादा समय नहीं लगा। 1993 की शुरुआत में अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी को यह मजबूत संदेह था कि उत्तर कोरिया अपनी सभी परमाणु गतिविधियों की घोषणा नहीं कर रहा था। बाद में जब उत्तर कोरिया ने विशेष निरीक्षण से इनकार कर दिया तो अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को सतर्क कर दिया। इसके जवाब में उत्तर कोरिया ने परमाणु अप्रसार संधि से बाहर निकलने की धमकी दी, जो यह स्पष्ट संकेत था कि वह परमाणु हथियार बनाने जा रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने प्रतिबंधों और सैन्य कार्रवाई की धमकी देकर जवाब दिया। हालांकि सैन्य हस्तक्षेप से उत्तर और दक्षिण कोरिया के बीच युद्ध फिर से भड़क सकता था, इसलिए इसे 1994 के एग्रीड फ्रेमवर्क के जरिए टाल दिया गया। उत्तर कोरिया एनपीटी में बना रहेगा और वह अपने परमाणु ऊर्जा संयंत्र कार्यक्रम को स्थगित करेगा और अंततः उसे समाप्त कर देगा। इसके बदले देश को काफी कुछ मिला। संयुक्त राज्य अमेरिका उत्तर कोरिया को इस खोए हुए ऊर्जा स्रोत की भरपाई के लिए हर साल 5 लाख टन भारी तेल देगा। उत्तर कोरिया को कोरियाई प्रायद्वीप ऊर्जा विकास संगठन के माध्यम से लाइट वाटर रिएक्टर बनाने में भी मदद मिलेगी, जिसे अमेरिका, दक्षिण कोरिया और जापान का समर्थन प्राप्त है। ये रिएक्टर हथियार कार्यक्रमों के लिए उतने उपयोगी नहीं हैं और इनकी जांच भी आसानी से की जा सकती है, लेकिन ये उत्तर कोरिया को ऊर्जा प्रदान करते हैं। इन सब के अलावा अमेरिका ने उत्तर कोरिया के खिलाफ कभी भी परमाणु हथियारों का इस्तेमाल न करने और राजनीतिक तथा आर्थिक संबंध सामान्य करने का वादा किया। लेकिन अगले कुछ वर्षों में यह सहमति ढांचा टूटता जा रहा था। साल 2002 में अमेरिका ने उत्तर कोरिया पर गुप्त रूप से नियमों का उल्लंघन करने और नागरिक जरूरतों से कहीं ज्यादा यूरेनियम संवर्धन का गुप्त कार्यक्रम चलाने का आरोप लगाया। उत्तर कोरिया ने इससे इनकार किया, लेकिन एक चौंकाने वाली घोषणा में उसने दावा किया कि उत्तर कोरिया को परमाणु हथियार रखने का अधिकार है और यहीं से सब कुछ बिगड़ना शुरू हो गया।
अमेरिका ने उत्तर कोरिया को तेल की आपूर्ति रोक दी और 2003 में उत्तर कोरिया ने परमाणु अप्रसार संधि से खुद को अलग कर लिया। ये ऐसा करने वाला पहला देश था और उसके बाद के साल तनावपूर्ण रहे। चीन ने उत्तर कोरिया, संयुक्त राज्य अमेरिका, दक्षिण कोरिया, रूस और जापान के साथ 6 पक्षीय वार्ता की मेजबानी की। उनसे कुछ भी हासिल नहीं हुआ। इस बीच उत्तर कोरिया लगातार प्रगति करता रहा और बाहरी दुनिया ने कुछ नहीं किया। और 10 फरवरी 2005 को उत्तर कोरिया ने सार्वजनिक रूप से घोषणा की कि उसके पास परमाणु हथियार हैं और वह सभी वार्ताओं से बाहर निकल गया। बाद में 6 पक्षीय वार्ताएं फिर से शुरू हुईं और उत्तर कोरिया ने सैद्धांतिक रूप से इस बात पर सहमति जताई कि वह अपने परमाणु हथियार कार्यक्रम को छोड़ देगा और उसे समाप्त कर देगा। लेकिन हमेशा की तरह उत्तर कोरिया ने वास्तव में उस पर अमल नहीं किया और 9 अक्टूबर 2006 को वह हुआ जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। उत्तर कोरियाई शासन ने अपना पहला परमाणु परीक्षण किया जिसकी शक्ति 1 से 2 किलोटन थी। परमाणु मानकों के हिसाब से यह अभी भी काफी छोटा था, लेकिन यह एक ऐसा मोड़ था जहां से वापसी संभव नहीं थी। उसी साल बाद में उत्तर कोरिया ने बहुत छोटी, मध्यम और लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों का परीक्षण किया जो परमाणु वॉरहेड ले जा सकती थी। इससे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की ओर से सर्वसम्मति से निंदा की गई। अब इन सब के बावजूद हर नए अमेरिकी राष्ट्रपति ने शासन के साथ परमाणु निरस्त्रीकरण के लिए समझौता करने की कोशिश की है, लेकिन कोई भी इसमें सफल नहीं हो पाया है। शायद यही उनका मकसद है, क्योंकि परमाणु कार्यक्रम उत्तर कोरिया को दबाव बनाने का साधन देता है। आजकल आर्म्स कंट्रोल एसोसिएशन के अनुसार उत्तर कोरिया के पास लगभग 50 परमाणु हथियार हैं और 70 से 90 और बनाने के लिए पर्याप्त विखंडनीय सामग्री है। देश इसका इस्तेमाल अपने पूर्वी एशियाई प्रतिद्वंद्वियों को धमकाने के लिए कर रहा है, लेकिन साथ ही संयुक्त राज्य अमेरिका को भी। उत्तर कोरिया ने ऐसी अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइलों का परीक्षण किया है जो अमेरिका की मुख्य भूमि के किसी भी हिस्से तक पहुंच सकती हैं, जिससे उसे अमेरिका में परमाणु हमला करने की क्षमता मिल गई है। उत्तर कोरिया की बार बार होने वाली सैन्य परेडों के दौरान ये अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइलें सबसे आगे और केंद्र में होती हैं और किम जोंग उन को इनके पास माफिया बॉस की तरह पोज देना पसंद है। अब ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामेनेई यह सब कुछ कोरिया में होते हुए देख रहे थे। उनके लिए उत्तर कोरिया की कहानी इस बात का उदाहरण है कि कैसे परमाणु हथियार हासिल करके पश्चिमी देशों को डराया जा सकता है। तो उन्होंने उत्तर कोरियाई लोगों द्वारा की गई कई चीजों की नकल करना शुरू कर दिया और जैसा कि हम आगे देखेंगे, दोनों देशों के परमाणु कार्यक्रमों में कई समानताएं हैं। लेकिन चलिए शुरुआत से शुरू करते हैं। ईरान का परमाणु कार्यक्रम उत्तर कोरिया के मुकाबले थोड़ा पुराना है, अगर आप इसके नागरिक पक्ष को भी शामिल करें। 1950 के दशक में जब ईरान शाह के अधीन अमेरिका का सहयोगी था, तब अमेरिका ने एटम्स फॉर पीस कार्यक्रम के तहत तेहरान रिसर्च रिएक्टर के निर्माण में ईरान की मदद की थी। एक अमेरिकी सहयोगी के रूप में ईरान परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर करने वाले पहले देशों में से एक था। 1970 के दशक में शाह के पास ईरान के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का विस्तार करने की बड़ी योजनाएं थीं और उसने फ्रांस और जर्मनी की कंपनियों के साथ समझौते किए थे। 1975 में बुशहर परमाणु ऊर्जा संयंत्र का निर्माण शुरू हुआ और इस्फान परमाणु प्रौद्योगिकी केंद्र की स्थापना की गई। अब ये नाम आपको परिचित लग सकते हैं और इसका कारण यह है कि ये वर्तमान संघर्ष के केंद्र में हैं। लेकिन इस संघर्ष के होने का कारण है 1979 की इस्लामी क्रांति, जिसने शाह को हटाकर एक इस्लामी तानाशाही स्थापित कर दी। परमाणु कार्यक्रम का नियंत्रण भी बदल गया। शुरू में यह इतना बड़ा खतरा नहीं था। सुप्रीम लीडर ने परमाणु हथियारों के खिलाफ एक फतवा जारी किया जो मूल रूप से एक धार्मिक प्रतिबंध था। ईरान ने भी क्रांति के बाद परमाणु अप्रसार संधि नहीं छोड़ा, तो ऊपर से देखने पर ऐसा लगता था कि ईरान सामूहिक विनाश के हथियार विकसित नहीं करेगा। हालांकि ईरान का नागरिक परमाणु कार्यक्रम जल्द ही रूस और चीन की मदद से फिर से शुरू हो गया। रूसी इंजीनियरों ने बुशहर परमाणु ऊर्जा संयंत्र बनाने में मदद की और चीनी लोगों ने यूरेनियम खदानों के विकास में सहायता की। इसके अलावा जैसा कि बाद में पता चला, ईरानियों को क्यू खान से भी मदद मिली, वही व्यक्ति जिन्होंने उत्तर कोरिया के परमाणु कार्यक्रम में भी मदद की थी। 1989 में पाकिस्तानी वैज्ञानिकों ने ईरानियों को यूरेनियम संवर्धन में मदद करने के लिए सेंट्रीफ्यूज डिजाइन बेचे थे। कथित तौर पर ईरान का एकमात्र उद्देश्य परमाणु ऊर्जा उत्पन्न करना, परमाणु चिकित्सा को आगे बढ़ाना और वैज्ञानिक अनुसंधान करना था। लेकिन गुप्त रूप से ईरान परमाणु हथियारों पर भी काम कर रहा था। वे मध्य ईरान के नतांज में एक यूरेनियम संवर्धन सुविधा और इराक के पास एक भारी जल परमाणु रिएक्टर बना रहे थे। अब भी इनकार करने की गुंजाइश है, क्योंकि इनका इस्तेमाल नागरिक उद्देश्यों के लिए भी किया जा सकता है। लेकिन यूरेनियम को हथियार ग्रेड स्तर तक भी संवर्धित किया जा सकता है और परमाणु बम में इस्तेमाल किया जा सकता है।
हेवी वाटर रिएक्टर प्लूटोनियम भी बना सकता है, जिसे परमाणु हथियारों के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। बाकी दुनिया ने देखा कि क्या हो रहा है और इससे काफी चिंता हो रही थी। और संदर्भ के लिए बता दूं, यह सब उसी समय हो रहा था जब उत्तर कोरियाई परमाणु कार्यक्रम भी परेशानी पैदा कर रहा था। साल 2003 में ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी ने हस्तक्षेप किया और तेहरान समझौता नामक एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। ईरान ने अस्थायी रूप से यूरेनियम संवर्धन को निलंबित करने और बेहतर निरीक्षण की अनुमति देने का वादा किया। लेकिन समझौते के बाद भी ईरान सहयोग नहीं कर रहा था और बस आगे बढ़ता रहा। यह काफी जाना पहचाना लगता है, क्योंकि उत्तर कोरिया ने भी कुछ साल पहले उत्तर कोरिया के साथ हुए सहमत ढांचे में यही किया था। 2005 तक अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के बोर्ड ने ईरान को परमाणु सुरक्षा उपायों के पालन में न मानने वाला घोषित कर दिया। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने ईरान पर कड़े प्रतिबंध लगाना शुरू कर दिया, जो उसके परमाणु और मिसाइल क्षेत्रों को निशाना बना रहे थे। लेकिन ईरान ने अधिक से अधिक मात्रा में यूरेनियम संवर्धन के लिए और भी ज्यादा सेंट्रीफ्यूज लगाना जारी रखा और 2009 में पश्चिमी नेताओं ने फोर्डो फ्यूल एनरिचमेंट प्लांट पर खुफिया जानकारी उजागर की, जो एक नई भूमिगत संवर्धन साइट थी। ईरान ने इसे अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी को घोषित नहीं किया, जो परमाणु अप्रसार संधि का एक बड़ा उल्लंघन था। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने और भी कड़े प्रतिबंधों के साथ जवाब दिया, जिससे ईरानी अर्थव्यवस्था बुरी तरह प्रभावित हो गई। इजराइल और पश्चिमी देशों ने भी तेहरान में 4 ईरानी परमाणु वैज्ञानिकों की हत्या कर दी ताकि उन्हें धीमा किया जा सके। लेकिन उस समय तक ईरान का यूरेनियम संवर्धन पहले ही हथियार ग्रेड के करीब पहुंच चुका था। ईरान को बम ग्रेड यूरेनियम बनाने के लिए जिस समय की जरूरत थी, जिसे ब्रेकआउट टाइम कहा जाता है, वह केवल कुछ ही महीने था। साल 2013 में अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा द्वारा ईरान के साथ एक समझौता करने की बातचीत से कुछ उम्मीद जगी थी। उन्होंने वादा किया था कि अगर ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम के खतरनाक हिस्सों को रोक देता है तो उस पर लगे प्रतिबंधों में राहत दी जाएगी। साल 2015 में संयुक्त व्यापक कार्य योजना पर हस्ताक्षर किए गए और ऊर्जा, वित्त, शिपिंग और व्यापार पर लगे प्रतिबंध हटा दिए गए। ईरान की अरबों की संपत्तियां भी फिर से बहाल कर दी गईं और शासन के हाथों में वापस सौंप दी गईं। लेकिन 2018 में नई इजरायली खुफिया जानकारी ने दावा किया कि ईरान समझौतों का पालन नहीं कर रहा था। ट्रंप ने इस पर विश्वास किया और JCPOA से बाहर निकल गए। उन्होंने फिर से प्रतिबंध लगा दिए, जिससे ईरान में एक बड़ी आर्थिक संकट आ गई। लेकिन ईरान पीछे नहीं हटा और यूरेनियम संवर्धन जारी रखा। जब अमेरिका ने ईरान की कुद्स फोर्स के कमांडर कासिम सुलेमानी की हत्या कर दी, तो शासन ने घोषणा की कि वह अब यूरेनियम संवर्धन की क्षमता, स्तर या भंडार के आकार पर JCPOA की कोई भी सीमा नहीं मानेगा। ईरान 60% संवर्धन की सीमा से ऊपर चला गया, जो हथियारों के लिए जरूरी 90% के बेहद करीब है। और साफ तौर पर कहें तो यूरेनियम को इस स्तर तक संवर्धित करने का कोई नागरिक उपयोग नहीं है। अब अगर हम ईरान के परमाणु कार्यक्रम की तुलना उत्तर कोरिया के कार्यक्रम से करें तो कई स्पष्ट समानताएं हैं। दोनों देशों ने नागरिक कार्यक्रम से शुरुआत की, जिसमें रूस और चीन के सहयोगियों का समर्थन था ताकि वे ज्ञान और तकनीकी जानकारी हासिल कर सकें। फिर उन्होंने पाकिस्तानी प्रोक्योरमेंट नेटवर्क की मदद से गुप्त रूप से अपनी खुद की संवर्धन सुविधाएं बनाकर लाल रेखाएं पार करना शुरू कर दिया। जब अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को इसका पता चलता है तो वे कागज पर कुछ रियायतों के लिए सहमत हो जाते हैं, लेकिन फिर वे गुप्त रूप से उन रियायतों का उल्लंघन करते हैं और अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी निरीक्षणों को सीमित करने की कोशिश करते हैं। आखिरकार ये सिर्फ समय हासिल करने का एक तरीका है। जब अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी को आखिरकार असली सच्चाई का पता चलता है तो कूटनीति का एक नया दौर शुरू हो जाता है। लेकिन धीरे धीरे वह अलग थलग पड़ा देश असली परमाणु हथियार बनाने के और करीब पहुंच जाता है। और उत्तर कोरिया के मामले में जैसा कि दिखाया गया है, एक बार जब आपके पास हथियार आ जाता है तो आप सुरक्षित हो जाते हैं। आपको कभी भी अपने परमाणु हथियार छोड़ने की जरूरत नहीं है और आपको हमले का डर नहीं रहता, क्योंकि आपके पास रोकथाम की ताकत है। दूसरे शब्दों में, शासन जो चाहे करने के लिए स्वतंत्र है। और यही तो ईरान चाहता है। हालांकि ईरान इतनी दूर तक नहीं पहुंच पाया। उत्तर कोरिया के विपरीत उन्हें सीमाएं पार करने के लिए परिणाम भुगतने पड़े। हाल ही में हुए अमेरिका इजराइल के हमलों ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम को नुकसान पहुंचाया है और संभवतः इसे कई साल पीछे धकेल दिया है। ईरान ने हमेशा इस हस्तक्षेप की संभावना से डर महसूस किया है और यही कारण है कि उन्होंने परमाणु हथियारों की दिशा में उत्तर कोरिया की तुलना में कहीं धीमी प्रगति की है। लेकिन उत्तर कोरिया के साथ मुख्य अंतर यह है कि वहां सैन्य हस्तक्षेप की संभावना बहुत कम थी। सबसे पहले उत्तर कोरिया के पास दक्षिण की ओर तैनात हजारों तोपें हैं। दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल उत्तर कोरिया की सीमा से सिर्फ 35 मील दूर है और वहां लगभग 1 करोड़ लोग रहते हैं। तो तनाव बढ़ने की स्थिति आसानी से एक बड़ी तबाही में बदल सकती है और उत्तर कोरिया जानता था कि इसका इस्तेमाल धमकी के रूप में कैसे करना है ताकि अमेरिका के हस्तक्षेप को रोका जा सके। इस बीच उत्तर कोरिया का चीन के साथ आपसी रक्षा समझौता है,
अमेरिका चीन के साथ युद्ध का जोखिम नहीं लेना चाहता क्योंकि वह बहुत भयानक हो सकता है। इस बीच उत्तर कोरिया चालाक था और उसने अपने परमाणु कार्यक्रम को गहराई में जमीन के नीचे छुपा दिया था, तो अमेरिका एक ही हमले में सब कुछ नष्ट नहीं कर सकता था। दूसरी ओर ईरान के लिए स्थिति बहुत अलग थी। उसकी संवर्धन सुविधाएं जमीन के नीचे थीं, लेकिन शायद इतनी गहरी नहीं थीं कि बंकर बस्टर बमों से बच सकें, कम से कम नतांज और फोर्दो की सुविधाओं के लिए तो नहीं। काफी कुछ कहने वाली बात है कि ईरान अपने सैन्य परमाणु परियोजना की सुरक्षा और उसे छुपाने के लिए उत्तर कोरियाई विशेषज्ञता का सहारा ले रहा था। हालांकि अगर ईरान कोई नया ठिकाना बनाना चाहता था जो वाकई हमलों का सामना करने के लिए काफी गहरा हो, तो पश्चिमी खुफिया एजेंसियां इसके बारे में पता लगा लेती और हस्तक्षेप करती। हमलों के ठीक पहले ईरानी वास्तव में नतांज में एक दूसरा और ज्यादा सुरक्षित ठिकाना बना रहे थे और इसे रोकना ही हमले के सबसे बड़े कारणों में से एक था। ईरानियों को रोके जाने का एक और बड़ा कारण यह है कि उत्तर कोरिया की तुलना में उनके पास रोकथाम की क्षमता कम है। या कम से कम नतीजा यही निकला, क्योंकि शुरू में तो लोग सोचते थे कि ईरान डरावना है। देश की सबसे बड़ी ताकत उसका मिसाइल और ड्रोन भंडार है, जो मध्य पूर्व में सबसे बड़ा है और उसमें हजारों बैलिस्टिक मिसाइलें हैं। इनमें से कई मिसाइलों की उत्पत्ति उत्तर कोरिया से हुई है, जो यह दिखाता है कि ये दोनों देश कितने करीब से सहयोग कर रहे हैं। कहा जाता है कि इससे ईरान को इजराइल के शहरों पर हमला करने की क्षमता मिल जाएगी, जिससे सबसे खराब स्थिति में दर्जनों नहीं तो सैकड़ों हजार नागरिक मारे जा सकते हैं। यह अमेरिकी ठिकानों को भी निशाना बना सकता है, जिससे मध्य पूर्व में तैनात अमेरिकी सैनिक मारे जा सकते हैं। हालांकि हाल के दिनों में इजराइल ने ईरान के हथियारों के भंडार को तबाह कर दिया है और अब तक ईरान की जवाबी कार्रवाई बहुत कमजोर रही है। इससे अमेरिका को यह भरोसा मिला कि वह आगे बढ़कर अपने बंकर बस्टर का इस्तेमाल करके ईरान के परमाणु संवर्धन स्थलों पर बमबारी कर सकता है। अब जब यह वीडियो बनाया जा रहा है तो यह स्पष्ट नहीं है कि ईरानी ठिकानों को वास्तव में कितनी बुरी तरह से निशाना बनाया गया है। अगर मिशन सफल रहा तो ईरान निकट भविष्य में परमाणु हथियार हासिल नहीं कर पाएगा, लेकिन अगर मिशन ने ईरान के संवर्धन स्थलों को पूरी तरह से नष्ट नहीं किया तो आगे और भी कुछ हो सकता है। आइए बस यही उम्मीद करते हैं कि ईरान को परमाणु बम न मिले, क्योंकि अगर उन्हें परमाणु हथियार मिल जाते हैं तो हालात बहुत खराब हो सकते हैं। ईरान की तुलना में किम जोंग उन तो बस एक रॉकेटमैन है जिसे धमकी देना पसंद है, लेकिन सर्वोच्च नेता खामेनेई पूरे मध्य पूर्व में एक आतंकवादी नेटवर्क का संचालन करते हैं जिसकी पूरी दुनिया में पहुंच है। अगर उनके शासन को परमाणु हथियार मिल जाते हैं तो दुनिया और भी ज्यादा खतरनाक हो जाएगी। यह सऊदी अरब और तुर्की जैसे अन्य देशों को भी अपने खुद के परमाणु हथियार विकसित करने के लिए मजबूर कर देगा। और आप नहीं चाहेंगे कि दुनिया के सबसे अस्थिर क्षेत्र को दुनिया के सबसे घातक हथियार मिल जाए।